Welcome to the YouTube channel. This is part 2 of Theory of Demand, and in this particular video I'll be discussing the two topics. First is determinants of demand and the second one is law of demand. So first we will start with the determinants of demand. Determinants of demand क्या है या डिमांड फंक्शन यानी कि वो फैक्टर्स जो कि डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि पी एक्स, पी आर, वाई, टी, ई, पी, वाई, डी, ये सारे फंक्शंस हैं जो कि डिमांड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. इसमें पी और वाई डी ये है मार्केट डिमांड फंक्शन. इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे. फर्स्ट इज पी एक्स. पी एक्स क्या है? ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. कि कमोडिटी का खुद का प्राइस इन्फ्लुएंस कर रहा है डिमांड को. हमने ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम फर्स्ट पार्ट में कि देयर इज़ एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड. कि उस कमोडिटी का प्राइस अगर राइज करता है तो जो डिमांड है वो क्या कर जाएगी? फॉल कर जाएगी. और अगर प्राइस फॉल करता है तो डिमांड क्या हो जाएगी? राइज कर जाएगी. तो उस टाइम पे क्या हुआ कि इन्वर्स रिलेशनशिप हुआ प्राइस एंड डिमांड के अंदर. तो इसी इन्वर्स रिलेशनशिप को हम आगे नाम देते हैं लॉ ऑफ डिमांड. देन सेकेंड इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. अब रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं? रिलेटेड गुड्स दो टाइप के हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्सटीट्यूट गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स हैं जो कि एक दूसरे की डिमांड को पूरा करते हैं, जैसे कि विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर. यानी कि वो गुड्स जिनके अंदर नेगेटिव रिलेशनशिप होता है. यानी कि अगर एक हमारे पास कार है और पेट्रोल है, ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं. जैसे कि और क्या हो सकता है? पेन और इंक है, वे भी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं. यानी कि वो एक दूसरे की डिमांड को पूरा कर रहे हैं, यानी कि दे आर डिमांडेड टुगेदर. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हमने ये देखा कि अगर कार का प्राइस जो है वो राइज करता है, तो अगर कार का प्राइस राइज हुआ तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि वी विल नॉट बी स्पेंडिंग मोर ऑन कार्स एंड सो देर विल बी लेस डिमांड फॉर द पेट्रोल ऑल्सो. So these are the complementary goods, means that they show negative relationship. Then there is substitute goods. Substitute goods are the goods which can be substituted for each other. यानी कि उन गुड्स में कैसा रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी. जैसे कि अगर प्राइस जो है टी का अगर राइज कर जाता है तो हम क्या करेंगे? उस टी की जगह पे हम कॉफ़ी यूज़ करने लग जाएंगे जिसका प्राइस जो है कम है टी से. तो इसकी डिमांड जो है ना वो बढ़ जाएगी. इसीलिए हमने क्या किया? टी को सब्सटीट्यूट कर दिया, उसकी जगह पे क्या यूज़ करने लगे? हम कॉफ़ी यूज़ करने लगे. कैसा रिलेशनशिप यहाँ पे शो हुआ कि प्राइस बढ़े, इसके प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड बढ़ने लग गई. तो कैसा रिलेशनशिप है इसके अंदर? पॉजिटिव रिलेशनशिप है. अगर टी का प्राइस फॉल कर जाता है तो इसकी जो कॉफ़ी की डिमांड है वो कम हो जाएगी. क्यों? क्योंकि अब कॉफ़ी की जगह पे हम किसको डिमांड करेंगे? टी को डिमांड करेंगे, क्योंकि इसका प्राइस जो है ना वो कम है, इसीलिए. सो आई होप आपको ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड समझ में आया होगा. देन देयर इज़ वाई विच इज़ इनकम ऑफ द कंज्यूमर. कि अब इनकम जो है ना वो भी इन्फ्लुएंस करती है डिमांड को. अब कैसे इन्फ्लुएंस करती है? कि देखो, अब इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. पॉजिटिव रिलेशनशिप किस में होगा? बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, की कंज्यूमर की इनकम और उस गुड के डिमांड में पॉजिटिव रिलेशनशिप है. अब यहाँ पे हम दो टाइप के गुड्स डिस्कस कर रहे हैं, उनके रिलेशन में हम इनकम को देखेंगे. जैसे नॉर्मल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जिनका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. यानी कि अगर हमारी इनकम बढ़ी तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, अगर हमारी इनकम कम हुई तो डिमांड क्या हो जाएगी? फॉल कर जाएगी. तो इनका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, तो वो नॉर्मल गुड्स होते हैं. ऐसे इन्फीरियर गुड्स कौन से होते हैं? जो जिनकी क्वालिटी थोड़ी जिनकी क्वालिटी लो होती है. अब उन गुड्स के केस में क्या होगा? इनकम के इन्फ्लुएंस में हम देखते हैं कि उनका नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है इन्फीरियर गुड्स. कि अगर हमारी इनकम अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो इनके लिए डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव रिलेशनशिप इन्फीरियर गुड्स हमारे शो करते हैं. देन देयर इज़ फोर्थ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड को. अब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? अब ये जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, अगर कोई एडवर्टीजमेंट ऐसी आई जिससे हमारा प्रेफरेंस चेंज हो गया, या फिर फैशन में कोई चेंज आया, या कोई क्लाइमेट में अगर चेंज हुआ, तो इससे भी हमारे जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है वो चेंज हो जाएंगे. तो ये हमारी अल्टीमेटली हमारी डिमांड को इन्फ्लुएंस करेंगे. देन देयर इज़ एक्सपेक्टेशंस. एक्सपेक्टेशंस में क्या होता है कि अगर मान लो फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस जो है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के राइज कर जाएंगे, तो प्राइसेस राइज करने से क्या होगा? जो डिमांड है उस प्रोडक्ट की करंट में प्रेजेंटली उसकी जो डिमांड है वो क्या कर जाएगी? राइज कर जाएगी.
भले ही उसका करंट प्राइस जो है ना वो ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी उसकी डिमांड क्या बढ़ने लग जाएगी। यानी कि कैसा रिलेशनशिप शो करता है एक्सपेक्टेशंस के रिस्पेक्ट में, डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन द एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज और फॉल इन इनकम एंड डिमांड फॉर कमोडिटी। नेक्स्ट हमारा है पी फंक्शन है, जो कि क्या कहता है, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कि साइज कैसा है और कंपोजिशन कैसा है पॉपुलेशन का, वो भी इम्पैक्ट करता है हमारी डिमांड को। अब जैसे कि पॉपुलेशन का साइज़ अगर इंक्रीज़ करता है, अगर पॉपुलेशन का साइज़ इंक्रीज़ करता है तो कैसी हो जाएगी, अगर पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर पॉपुलेशन का साइज़ डिक्रीज़ करता है तो हमारी जो डिमांड है वो कैसी हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ऐसे ही कंपोजिशन भी इम्पैक्ट करता है हमारी डिमांड को। अब कंपोजिशन होता क्या है, जैसे कि नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने हैं, मेल्स कितनी हैं, फीमेल्स कितनी हैं उस पॉपुलेशन में। अगर मान लो फीमेल्स का नंबर अगर ज़्यादा हो जाता है मेल्स के नंबर से, तो क्या होगा, जो फेमिनिन प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये हमारे इसीलिए ये पॉपुलेशन साइज़ और कंपोजिशन जो है वो इम्पैक्ट करते हैं हमारी डिमांड को। नेक्स्ट इज़ वाईडी विच इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि अगर देखो कंट्री के अंदर अगर हमारा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, तो क्या होगा, अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो लग्जरी गुड्स की जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी, लग्जरी गुड्स की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। अगर वहीं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है अगर इनकम का, तो अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या होगा, लग्जरीज़ के लिए तो लेस डिमांड रहेगी, लेकिन जो नेसेसरीज़ और जो कंफर्ट गुड्स होते हैं उनके लिए क्या हो जाएगी, ज़्यादा डिमांड होने लग जाएगी। आई होप आपको ये डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लॉ ऑफ डिमांड। फर्स्ट हम देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड कहता क्या है। हमने जैसे कि डिटर्मिनेंट्स में पढ़ा था, प्राइस और डिमांड में क्या कैसा रिलेशनशिप था, नेगेटिव रिलेशनशिप था। उसी नेगेटिव रिलेशनशिप को हमने बताया कि वो लॉ ऑफ डिमांड कहलाता है। अब मीनिंग क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अब यहाँ पर अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब क्या है, कि ये जो हमने यहाँ पे जितने भी डिटर्मिनेंट्स पढ़े, फैक्टर्स पढ़े, उनको कांस्टेंट रखा गया है एक्सेप्ट द प्राइस ऑफ ओन गुड, कि जो कमोडिटी है उसके खुद के प्राइस को छोड़ के जितने भी फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं उन सबको कांस्टेंट माना है इस लॉ ऑफ डिमांड ने, कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, सो डिमांड फॉर अ गुड एक्सटेंड्स विद द फॉल इन इट्स ओन प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विद द राइज इन इट्स ओन प्राइस। कि क्या होगा कि प्राइस के फॉल होने से डिमांड कैसी हो जाएगी, हमारी एक्सटेंड हो जाएगी, प्राइस के राइज होने से डिमांड क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। यानी कि कैसा रिलेशनशिप को शो कर रहा है, ये इन्वर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है बिटवीन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस लॉ ऑफ डिमांड की। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम मीनिंग से ही डिराइव करेंगे। फर्स्ट क्या कह सकते हैं हम कि यहाँ से अगर हम मीनिंग देखते हैं तो क्या है, पहला अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब है जो फैक्टर्स जो डिमांड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनको क्या माना है, उन्होंने सेम माना है, कॉन्स्टेंट माना है। सेकंड क्या कह सकते हैं हम कि यहाँ पर क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। इन्वर्स रिलेशनशिप किसके बीच में, इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। देन थर्ड इज डायरेक्शन ऑफ चेंज। डायरेक्शन ऑफ चेंज का मतलब क्या है कि लॉ ऑफ डिमांड जो है ना वो क्या है, एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। यानी कि वो क्या शो कर रहा है, सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि अगर प्राइस में राइज हुआ तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अगर प्राइस जो है फॉल कर गए तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यानी कि इसने सिर्फ डायरेक्शन शो करी, इसने ये नहीं बताया कि अगर प्राइस में 2% का फॉल आया तो डिमांड में कितना परसेंट राइज होगा, इसने ये भी ये नहीं बताया। ये सिर्फ एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइस एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिमांड अ डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि ये क्या कहता है कि प्राइस क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिमांड क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। कि हम यहाँ पर किसका इफेक्ट चेक कर रहे हैं, हम प्राइस का इफेक्ट चेक करें किस पर, डिमांड पर, ना कि हम डिमांड का इफेक्ट चेक करेंगे प्राइस पर। तो प्राइस यहाँ पर क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और डिमांड क्या हो गया, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। फिफ्थ इज रिलेटेड विद टाइम। अब हमने ये पढ़ा कि जो ये लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या है, ये रिलेटेड विद टाइम है। यानी कि यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जो प्राइस है वो क्या कर रहे हैं, या तो राइज कर रहे हैं या फिर फॉल कर रहे हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, पर्टिकुलर डे पढ़ रहे हैं या फिर कोई वीक है, मंथ है, ईयर है या फिर कोई डेकेड है, इनको लेकर हम स्टडी कर रहे हैं उस लॉ ऑफ डिमांड की। अब यहाँ पर थर्ड आता है, हम उसकी अजम्पशंस पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड की। अब लॉ ऑफ डिमांड की क्या अजम्पशंस हैं।
अब लो ऑफ डिमांड की एजम्पशंस क्या हो सकती हैं, हमने ये पढ़ा कि अदर, पहले इसकी डेफिनेशन में ही हमने ये पढ़ा कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अब अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब क्या है कि वही उसकी एजम्पशंस हो जाएंगी कि हमने जो जो फैक्टर्स जो डिमांड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये ध्यान रखना, अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी को, उसके कमोडिटी के खुद के प्राइस को छोड़कर जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको क्या माना है इन्होंने, अनचेंज्ड माना है, कांस्टेंट माना है, सेम माना है, वही उसके एजम्पशंस बन जाती है। जैसे कि हमने उसके अंदर फैक्टर्स पढ़े थे, कौन कौन से फैक्टर्स, जैसे कि पीएक्स को तो हमें छोड़ना है यहाँ पे, पीआर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो कि क्या था, सब्सटीट्यूट गुड्स थे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स थे, इनको क्या करना है, कांस्टेंट मानना है कि कोई भी चेंज नहीं हो रहा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। नेक्स्ट इज इनकम, कि इनकम में भी कोई चेंज नहीं हो रहा, कंज्यूमर की इनकम भी कांस्टेंट है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी जो है वो भी कांस्टेंट है, और जो कंज्यूमर है वो एक्सपेक्टेशंस उसकी जो है ना वो कांस्टेंट है, उसमें कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, कंज्यूमर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि फ्यूचर में जो है ना वो प्राइजेस जो है वो चेंज हो रहे हैं। और साथ ही साथ क्या है कि साइज़ में, एज कॉम्पोजिशन या फिर सेक्स रेशियो जो है पॉपुलेशन का वो क्या है, कांस्टेंट है, उसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा। फिर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ जो है कम्युनिटी के अंदर, उसमें भी कोई चेंज नहीं, ना अनइक्वल है। नेक्स्ट इज चेंज इन फैशन, कोई भी चेंज नहीं है फैशन के अंदर, ना कोई गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर कोई चेंज है, यानी कि जैसे कि कोई भी चेंज नहीं है, टैक्सेस में जो पहले से चले आ रहे हैं वही है, कोई चेंज नहीं हो रहा है इनके अंदर। वेदर कंडीशंस जो है वो भी कांस्टेंट है। और क्या है कि जो कंज्यूमर्स के पास जो अवेलेबल गुड्स हैं या जो वेराइटीज़ अवेलेबल हैं वो क्या है, वो भी कांस्टेंट है, वो भी कोई चेंज नहीं हो रही, नो चेंज इन द रेंज ऑफ द गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स। आई होप आपको ये असम्पशंस भी क्लियर हो गए होंगे। सो अगर अब फिर लॉ ऑफ डिमांड के अंदर फोर्थ टॉपिक आता है, व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, कि अब ये क्या देखा हमने, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि प्राइस बढ़ने से क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, और वहीं पे अगर प्राइस जो है वो फॉल कर रहे हैं तो डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ से अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं इसका, तो हम ये देखते हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हमें दिखाई देता है डिमांड का। अब ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, हम इसका रीज़न पढ़ते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि जो हमारा डिमांड कर्व है वो स्लोप करता है डाउनवर्ड, या फिर क्या क्वेश्चन हो सकता है, व्हाई मोर ऑफ अ कमोडिटी परचेज एट लोअर प्राइस, कि लो प्राइस पे ज़्यादा कमोडिटी क्यों परचेज की जाती है, हम ये पढ़ेंगे यहाँ पर। सो डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, दैट इज नेगेटिव, इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव स्लोप है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इसके रीजंस क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट इज लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कि अगर देखो, अगर हम किसी भी कमोडिटी को कि पहले फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी, फिर सेकंड करी, फिर थर्ड करी, फिर एक टाइम पे ऐसा आएगा कि हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो पूरी हो जाएगी उस गुड से रिलेटेड, तो जो यूटिलिटी, जो हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से जो हमारी यूटिलिटी है, जो सेटिस्फेक्शन है, वो क्या हो जाएगी, वो कम होती चली जाएगी। यानी कि देखो, हमने अगर मान लो एक रोटी खाई, फिर उसके बाद हमने जितनी भूख थी, हमने देखो पहले अपनी भूख मिटाने के लिए क्या किया, हमने पहले एक रोटी खाई, फिर उसके बाद 2 रोटी खाई, फिर 3 रोटी खाई, फिर उसके बाद देखो हमारी जो रोटी की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम होने लग जाएगी, हमारा पेट फुल हो जाएगा ना। तो इसीलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी यही कहती है कि एक टाइम पे आके जो यूटिलिटी है वो हमारी पूरी हो जाएगी, सेटिस्फेक्शन जो है ना वो क्या करेगी, हमारे डिमिनिश करने लग जाएगी। तो इसीलिए जो कंज्यूमर है वो क्या करेगा, एक और एडिशनल यूनिट तभी खरीदेगा वो जब उसको कम पे करना पड़ेगा उसके लिए, मतलब कि पिछले वाले से उसे कम पे करना पड़ेगा तभी वो खरीदेगा उसकी एडिशनल यूनिट। और वो एक टाइम पे आके ही विल स्टॉप हिज परचेज एट दैट पॉइंट, एक टाइम पे आके वो अपनी परचेज को रोक देगा। कब रोकेगा वो, जब उसका प्राइस जो है वो जो मार्जिनल यूटिलिटी है उस कमोडिटी की, वो प्राइस के इक्वल आ जाएगी, यानी कि प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा। आई होप आपको ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्लियर हो गया होगा। देन देयर इज सेकेंड पॉइंट, डिफरेंट यूजेस। अब क्या होता है कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनका हम एक यूज़ के अलावा उसके बड़े सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि मिल्क को ही ले लो। मिल्क को हम कैसे कर सकते हैं यूज़, एक तो ड्रिंकिंग पर्पजेज़ के लिए कर सकते हैं, उसको कर्ड बनाने के लिए, दही बनाने के लिए, चीज़ बनाने के लिए। इसके देखो मिल्क के कितने यूजेस हो गए, स्वीट्स भी बना सकते हैं हम इससे। फिर क्या होगा, देखो अब क्या हुआ, अगर मिल्क के प्राइजेज़ अगर हमारे बढ़ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उसको ड्रिंकिंग पर्पजेज़ के लिए ही यूज़ करेंगे। और अगर प्राइजेज़
अगर हमारे फॉल कर जाते हैं मिल्क के तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा मिल्क परचेज़ करेंगे। अब ज़्यादा मिल्क परचेज़ किया तो हम उसको अलग अलग ऑल्टरनेटिव यूजेस के लिए भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कर्ड बनाने के लिए यूज़ कर लिया, चीज़ बनाने के लिए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि प्राइस कम होने से क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई, और प्राइस ज़्यादा होने से क्या हो गई थी, डिमांड कम हो गई थी। तो ये हमारा फैक्टर है एक। देन थर्ड है साइज़ ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। अब ये जो साइज़ है कंज्यूमर ग्रुप का, ये भी डिटरमाइन करता है कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो हमारा फॉलो होता है। अब ऐसा कैसे होता है, जब अगर प्राइस फॉल हो गया, तो अगर प्राइस फॉल होने से क्या होगा, देन मैनी कंज्यूमर्स हु आर अनेबल टू बाय दैट कमोडिटी एट इट्स प्रीवियस प्राइस कम फॉरवर्ड टू बाय इट। तो जो कंज्यूमर्स पहले उस प्रोडक्ट को नहीं खरीद पा रहे थे उसके प्राइस ज़्यादा होने की वजह से, तो वो क्या करेंगे, अब वो भी उस प्रोडक्ट को और ख़रीदने के लिए आगे आएंगे। तो ये हमारा इन्फ्लुएंस करेगा हमारी डिमांड को, कि प्राइस कम हुए तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे भी लो डिमांड हमारा फॉलो हो गया। और यहाँ पे हमारा डिमांड कर्व क्या, ये क्या शो कर रहा है कि डिमांड कर्व जो है ना वो स्लोप करेगा ही डाउनवर्ड फिर अल्टीमेटली। देन फोर्थ है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। अब सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है, हमने सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में हमने सब्सटीट्यूट गुड्स के बारे में पढ़ा, वही सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है कि सब्सटीट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर ईच अदर। तो अब देखो, अगर टी और कॉफ़ी में अगर जैसे मान लो टी के प्राइजेस जो है ना वो राइज़ कर गए, टी के प्राइस अगर राइज़ करे तो हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे कॉफ़ी को टी के लिए। हम टी को कॉफ़ी से रिप्लेस कर देंगे, टी को कॉफ़ी से रिप्लेस कर देंगे। अब अगर टी के प्राइजेस फॉल कर जाते हैं तो हम क्या करेंगे, कॉफ़ी को सब्सटीट्यूट करेंगे किससे, टी से। तो अल्टीमेटली कंज्यूमर क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि जो चीपर गुड अवेलेबल है उनको सब्सटीट्यूट कर रहा है, हायर प्राइजेस का जो गुड है उनको किससे सब्सटीट्यूट कर रहा है, जो चीपर अवेलेबल गुड्स हैं उनसे वो सब्सटीट्यूट कर रहा है। अब नेक्स्ट आता है हमारा इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट क्या कहता है, इट इज़ द इफेक्ट दैट अ चेंज इन पर्सनस रियल इनकम caused by change in the price of a commodity has on the quantity of that commodity। यानी कि पहले हम इसको एग्जांपल से समझते हैं इनकम इफेक्ट को, कि सपोज किया हमारी इनकम जो है पर डे की इनकम कितनी है, 50 रुपीज़ है, और हम क्या करते हैं, हम एप्पल्स ख़रीदना चाहते हैं कितने, जो जिनका प्राइस कितना है, 50 पर केजी है। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो ये फिक्स्ड इनकम है 50 रुपीज़ की, वो कितने केजी एप्पल बाय कर रही है, 50 पर केजी, यानी कि 1 केजी एप्पल्स को वो खरीद सकती है हमारी फिक्स्ड इनकम। अब सपोज़ कि प्राइसेस जो हैं एप्पल की वो फॉल हो गए, कहाँ तक, 40 हो गए, उसके 40 पर केजी प्राइसेस हो गए एप्पल के। तो अब क्या करेंगे, हमने 1 केजी एप्पल हमने खरीद लिया, उसके बाद हमारी इनकम कितनी रह गई, इनकम लेफ्ट इज ₹10। तो ये क्या है, हमारी रियल इनकम है। रियल इनकम क्या होगी, यहाँ पे हमारी बढ़ गई। पहले हमारे पास रियल इनकम कुछ भी नहीं बच रही थी, 50 आउट ऑफ 50 चले गए थे हमारे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 जो है ना वो रियल इनकम हमारी बढ़ गई। अब ये जो रियल इनकम है वो कहाँ यूज़ हो सकती है, हम और ज़्यादा एप्पल्स बाय कर सकते हैं। अब दस फॉल इन प्राइस कोजेज इंक्रीज इन रियल इनकम एंड सो एक्सटेंशन इन डिमांड। तो अब ये क्या कहना चाहते हैं कि देखो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस फॉल हो गए, प्राइस फॉल होने से क्या हो गया, हमारी रियल इनकम इंक्रीज़ हुई, प्राइस फॉल हुए, रियल इनकम जो है वो इंक्रीज़ कर गई, अल्टीमेटली क्या हो गया, हमारी डिमांड बढ़ गई। तो ये भी यहाँ पर भी जो हमारा डिमांड कर्व है वो क्या करेगा, स्लोप करेगा डाउनवर्ड। अब रियल इनकम की यहाँ पे डेफिनेशन देख लेना आप, कि रियल इनकम इज दैट इनकम विच इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ कंज्यूमर कैन बाय विद इज गिवन मनी इनकम। कि रियल इनकम क्या है, वो इनकम है जो कि किस में मेज़र करी जा रही है, गुड्स एंड सर्विसेज में मेज़र करी जा रही है, जो कंज्यूमर बाय कर रहा है अपनी इनकम से। आई होप आपको ये डिटर्मिनेंट्स जो है ये या इस क्वेश्चन का जवाब आपको समझ में आ गया, वाई डज द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड और वाई मोर ऑफ अ कमोडिटी इज परचेज एट अ लोअर प्राइस। So this is all about that question. Now fifth point under the law of demand is exceptions. So there are some exceptions to the law of demand where law of demand is not followed. Means that there are some commodities for which the demand curve slopes upward. मतलब कि पहले हम क्या देख रहे थे कि पहले जो था हमारा डिमांड कर्व वो क्या कर रहा था, इट स्लोप्स डाउनवर्ड, लेकिन अब क्या कर रहा है हमारा ये एक्सेप्शन है कि यहाँ पे हमारा डिमांड कर्व क्या कर रहा है, अपवर्ड स्लोप कर रहा है। यानी कि इसका कैसा स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है। डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज पॉजिटिव स्लोप। अब इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस में क्या क्या गुड्स आते हैं, जस्ट इज गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्या होते हैं, ये एक तरह के क्या है, इंफीरियर गुड्स हैं,
हुज डिमांड फॉल इवन व्हेन प्राइसेस फॉल। तो यानी कि वो गुड्स जिनके प्राइस फॉल होने से डिमांड जो है वो फॉल कर रही है, ठीक है, तो वो क्या है, गिवन गुड्स है। उस केस में क्या होगा, लो डिमांड हमारा फॉलो नहीं होगा। अब यहाँ पे ये जो गिवन गुड्स हैं, गिवन गुड्स आर नेम्ड आफ्टर सर रॉबर्ट गिवन। सेकेंड पॉइंट इज इग्नोरेंस। अब क्या होता है कि आउट ऑफ शेयर इग्नोरेंस, की इग्नोरेंस और पुअर जजमेंट के हिसाब से कंज्यूमर्स क्या करते हैं, किसी भी कमोडिटी को लो क्वालिटी का वो समझते हैं। अगर उसके प्राइजेस, अगर किसी कमोडिटी के प्राइजेस क्या है, अगर लो है तो वो क्या सोचते हैं कि अगर लो प्राइजेस हैं तो उसकी जो क्वालिटी है ना वो भी लो होगी, और अगर हाई प्राइजेस हैं तो इसका मतलब क्या होगा, हाई क्वालिटी होगी उसकी। तो उस केस में क्या होता है, हमारा लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता कि अगर प्राइजेस राइज करते हैं तो डिमांड, अगर प्राइजेस राइज करते हैं तो डिमांड क्या होती है, उनकी राइज करती है। अगर प्राइजेस फॉल होते हैं तो डिमांड क्या हो जाती है, उनकी कम हो जाती है। देन थर्ड आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज और फॉल इन प्राइस इन फ्यूचर। अगर फ्यूचर में प्राइजेस राइज करते हैं या फॉल होने की मतलब ऐसी आशंका होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जैसे फ्यूचर में अगर प्राइजेस राइज करने वाले होते हैं तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर करंट में अगर हायर प्राइजेस भी है ना तो उस टाइम पे भी जो डिमांड है वो बढ़ने लग जाएगी, डिमांड विल इंक्रीज इन प्रेजेंट। Then fourth is articles of distinction or Veblen goods. अब Veblen goods are named after American economist T. Veblen. अब वेबलिन गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, दे आर आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन और लग्जरी गुड्स। वो लग्जरी गुड्स जैसे कि ज्वेलरी हो गई, ओरिजिनल वर्क्स, किसी आर्टिस्ट का ओरिजिनल वर्क है, तो वो गुड्स होते हैं ये वेबलिन गुड्स। इनके केस में क्या होता है कि प्राइस अगर इनके राइज करे तो डिमांड भी क्या होगी, राइज करेगी। अगर प्राइस मान लो फॉल कर जाते हैं, इनके प्राइसेस फॉल कर जाते हैं, तो दे नो लॉन्गर रिमेन आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन एंड सो हैव लेस डिमांड। यानी कि अगर प्राइस कम हो गए तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो दिस इज ऑल्सो द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। देन फिफ्थ इज नेसेसरीज ऑफ लाइफ। अब कुछ प्रोडक्ट्स क्या होते हैं जो हमारी लाइफ की नेसेसिटी है, ज़रूरत है, उनके केस में अगर उनके प्राइजेस भी अगर ज़्यादा रहते हैं तो उस टाइम पे भी उनकी डिमांड उतनी ही रहती है। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि उसके कहीं पे चेंज कर ले या उसका कोई सब्सटीट्यूट ढूंढ ले। या सो नेसेसरीज ऑफ लाइफ के केस में क्या है, वट एवर मे बी द प्राइस, कंज्यूमर्स हैव नो ऑप्शन बट टू बाय इट। Then sixth is war or emergency. In case of war and emergency, there is always fear of shortage of availability of goods. Thus, consumers try to pile up the stock of goods, howsoever the prices may rise. यानी कि क्या है, वॉर एमरजेंसी के टाइम पे क्या होगा कि अगर ये हमेशा ही रहता है कि मतलब ऐसा डर लगा रहता है कि जो गुड्स की अवेलेबिलिटी है ना उसकी शॉर्टेज होने वाली है, कि अगर शॉर्टेज हुई तो उस टाइम पे क्या करता है, कंज्यूमर्स क्या करेंगे, उसको ना पाइल अप करना स्टार्ट कर देंगे। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अगर मान लो प्राइजेस भी उसके ज़्यादा भी हैं तो भी क्या करेंगे, उसको वो पाइल अप करना स्टार्ट कर देंगे। तो वहाँ पे हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो फॉलो नहीं होता। देन सेवेंथ इज कमोडिटीज़ विद स्पेशल ब्रांड्स एंड ट्रेडमार्क। अगर देखो कोई भी कंज्यूमर अगर वो हैबिचुअल है कि एक पर्टिकुलर ब्रांड का या फिर कोई ट्रेडमार्क का, तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर उसके प्राइजेस जो है राइज करेंगे ना तो भी उसकी डिमांड वो उतनी ही रहेगी। मतलब उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेगा कि प्राइस राइज हुई या तो डिमांड फॉल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ही विल बाय द सेम इवन इफ इट्स प्राइजेस राइज्ड। So that's all about the law of demand. Thank you for watching and please do like, share and subscribe.